हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मज़े में? हाँ, चलिए। तो हम लोग क्लास 12th की कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और हम लोग अब इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव यानी कि ईथर पे पहुंच चुके हैं आज। तो ठीक है, ईथर पढ़ते हैं। और उसके पहले सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ईथर। हम बहुत खुशी की बात है, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कमर्शियल उपयोग वाले अल्कोहल भी हो गए, और अब हम ईथर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर पढ़ना। ये लीजिए ईथर, हम शुरू करते हैं। ईथर कहाँ से शुरू करें? उसके सामान्य सूत्र से। इसका सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है ROR, है ना। और यहाँ R और R डैश दोनों क्या होना चाहिए? एल्किल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? R भी कैसा होना चाहिए? एल्किल ग्रुप होना चाहिए, CH3 से स्टार्ट होना चाहिए। और R डैश भी CH3C2H5 यही होना चाहिए, है ना। अगर हम कहीं पर भी H रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ROH, एल्कोहल हो जाएगा। इसलिए क्या है, दोनों ही R की जगह कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होना चाहिए। तो ये हो जाता है क्या? ईथर। अब ईथर का जो सामान्य नाम है, हाँ, ये है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। क्या नाम है इसका सामान्य? एल्कोक्सी एल्केन, ठीक। अब एल्कोक्सी एल्केन किसी भी ऑक्सीजन को जिस एल्किल के साथ जोड़ेंगे, जरूरी नहीं कि इधर ही, है ना। ये IUPAC नामांकन में अपन देख चुके हैं कि जिधर से श्रृंखला पास पड़े, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, ठीक है ना। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा उसको एल्कोक्सी, और दूसरे वाले एल्किल ग्रुप को एल्केन कह देंगे। तो हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, है ना। तो जैसे पहला ही सदस्य अगर हमने देखा CH3OCH3, तो किसी के साथ भी ऑक्सीजन को जोड़ दो तो किसके साथ जुड़े? एक कार्बन वाले के साथ, यानी मिथॉक्सी, और एक कार्बन वाला है तो मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसको हम मतलब कैसा है, इसमें एक समिति होती है ना, देखो दोनों तरफ एक ही प्रकार का है, इसलिए इस टाइप के जितने भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5O C2H5, तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि एक ही प्रकार के एल्किल समूह है तो हम उसको सम्मित कहेंगे। अब कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं CH3O C2H5। अब देखो दोनों अलग अलग है तो असम्मित हो गया। अब जाहिर सी बात है, हम इसको किसके साथ जोड़ देंगे? इसके साथ जोड़ देंगे, कम कार्बन वाले के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये उसका थोड़ा सा, यानी आपको अब पढ़ रहे हैं ईथर तो थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए इसका नामांकन और इसके सामान्य सूत्र, ठीक है बच्चों। तो हम अब आगे क्या पढ़ते हैं? इसकी हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां। क्या बनाने की विधि? विरचन, फिर से आ गया विरचन, ठीक है। विरचन यानी प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन, बनाने की विधियां या विरचन। अब तो आप विरचन से समझ ही जाओगे अपने बुक में, ठीक है। तो हम किससे बनाने की विधि समझेंगे? पहला, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के निर्जलन से। किसके? एल्कोहल का निर्जलन यानी जल के अणु का निकलना, है ना। इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ कौन? एल्कोहल, ROH। एल्कोहल के निर्जलन से हम बनाने की विधि देख रहे हैं आज,
ठीक है। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार ऐसा लगता है अरे यार अल्कोहल के निर्जलन से हम लोगों ने विलोपन अभिक्रिया पढ़े थे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में हमने देखा था कि अल्कोहल का जब निर्जलन होता है तो एल्कीन बनता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं, CH3 CH2OH, अपन ये अल्कोहल एथिल अल्कोहल ले लिए, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, इस कार्बन को हम कहते हैं बीटा। आपको सब पहले पढ़ा चुके हैं। अब इसका हो जाता है किसी भी सांद्र अम्ल की उपस्थिति में हमने कराया तो हो गया किसी भी H2SO4 प्रोटिक अम्ल या सांद्र अम्ल है ना, ये कंसंट्रेट होगा। इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते थे तब बीटा एलिमिनेशन होता था, यानी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और प्लस OH ये दोनों मिलके क्या बना देता था, H2O, ठीक है। और क्या बन जाता था, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन बन गया। देखो ये OH और ये H, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं, ये रिएक्शन तो होती है, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आज जो हम ईथर पढ़ रहे हैं इसको हम कैसा बीचों बीच में लिखें क्या, इसको हम बीच में लिख लेते हैं, ठीक। CH3 CH2OH यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। लेकिन ये क्या कह रहा है आज के केस में कि नहीं भाई, इसी अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर भी बन रहा है। ईथर यानी अब जाहिर सी बात है CH3 CH2O और CH2 CH3, हाँ ये बन गया डाई एथिल ईथर या इथॉक्सी इथेन। ये अब भी मैंने बताई थी, डाई एथिल ईथर या इथॉक्सी इथेन। अब प्रॉब्लम आ गई कि अरे यार अब क्या करें, अब तो ऐसी दिक्कत आ गई कि या तो हम कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। ये बन गया है एथीन, एथीन यानी कि एल्कीन, और ये बन रहा है डाई एथिल ईथर। अब कंफ्यूजन, अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या इसे समझने के लिए कि वास्तव में किस कंडीशन में ये बनता है, इसको समझने के लिए मात्र जो है वो है फैक्टर टेम्परेचर। एक फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा अल्कोहल की मात्रा, ठीक है। अल्कोहल की मात्रा यदि अधिकता में है, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल है, तब यहाँ पर ये कौन सी क्रिया होगी, ईथर बनेगा, नीचे वाली अभिक्रिया होगी। यदि अल्कोहल ठीक है कम मात्रा में है या सामान्य जो मात्रा में होनी चाहिए वो है, तो एथीन यानी बीटा एलिमिनेशन होगा और एथीन बनेगा, ठीक है। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और इसमें जो एक बड़ा रोल प्ले करता है वो है टेम्परेचर। ताप बदल दिया जाए तो प्रोडक्ट बदल जाता है। ताप अगर हमने रखा है 443 केल्विन तो एथीन बन जाएगा। यदि हमने 413 केल्विन रखे हैं तो ईथर बन जाएगा। तो देखो बच्चों, यही कंफ्यूजन करेगा। हम लोग कई बार यहाँ पर टेम्परेचर को बहुत महत्व नहीं रखते, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये इसके तापमान को कंसीडर करना होगा, और तब जाके हमें डिज़ायर प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए। अब क्या समझे कि अगर हम इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल की 413 केल्विन ताप पर यदि हम किसी अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर भी प्रोटिक अम्ल है, कंसंट्रेट H2SO4 हो सकता है या फास्फोरिक अम्ल हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, जो भी प्रोटॉन देने वाले अम्ल हैं, यदि वो उपस्थित है, लेकिन टेम्परेचर यदि 413 है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिज़ायर प्रोडक्ट ईथर मिल जाएगा,
ठीक है, तो ठीक, अभी इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि पर, इसको मिटा दूं, ये पूरा हम मिटा देते हैं और इसके हम किस पर पहुंच जाते हैं अब, क्रियाविधि या मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो भाई, एनसीईआरटी की बुक में जो जो मैकेनिज्म दी हुई है मैंने आपको वो सारे मैकेनिज्म बताई हूँ, और इसके अलावा यदि मान लीजिए जो मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी हुई है, जैसे अभी हम केवल 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो 12th को अभी हम फोकस किए हुए हैं, तो इस कारण हमने जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दी है उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं मैकेनिज्म या हम इसी को कहते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि देखिए, ये 3 पद में होते हैं, 3 स्टेप। ये 3 स्टेप जो हैं ये फॉलो करते हैं। कौन कौन सा स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल जो अणु है उसका प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन का जुड़ना, यानी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन उसको कहाँ से मिलेगा? प्रोटॉन उसको मिलेगा जो प्रोटिक अम्ल है ना। तो हमने मान लीजिए H2SO4 लिए और ये हमने इसकी हम आयनन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? H+ और HSO4-। ठीक है, ये H+ ही प्रोटॉन है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि CH3CH2OH ये है। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है। पानी में भी हो, एल्कोहल में हो, जहाँ पर ऑक्सीजन है उसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये H+ आयन आएगा और इसका प्रोटोनेशन होगा तो चूंकि इसके ऊपर प्लस है तो ये कहाँ पर काम आएगा? यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? अब ये CH3CH2OH और अब इससे क्या हुआ? ये H जुड़ गया है प्लस के साथ। देखिए शुरुआत में तो ये इसके ऊपर कोई आवेश है नहीं, है ना, ये अल्कोहल तो उदासीन है, लेकिन जैसे ही H+ आयन वो अपना एक धन आयन लेके आया है तो इस ऑक्सीजन पर अब क्या हो गया? एक प्लस हो गया। कारण भी है, क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 होती है। अब इसके एक और इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हुए ये हाइड्रोजन ने बंध बना लिया है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया। ठीक, अब ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो प्रोटोनेटेड जो है ये आप देखिए अपने ऊपर प्लस लिए हुए बैठा है। अब हमने क्या कहा था कि अभिक्रिया कब होगी? अल्कोहल की अधिकता में। अब दूसरा अल्कोहल का अणु आएगा, ये देखिए CH2OH, यहाँ इसके पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक उदासीन अणु आया, किसका? अल्कोहल का। और ये जो प्रोटोनेटेड है अल्कोहल का अणु यहाँ पर, जाहिर सी बात है अब ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये अट्रैक्ट करेगा कहाँ पर? ये प्लस पे, और प्लस के कारण ये देखिए। ठीक, अब यहाँ से ये निकला और निकलने की वजह से यहाँ का ये बंध टूटा और टूटने की वजह से -H2O। ठीक, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। -H2O, यहाँ से ये बंध टूट गया। देखिए पानी के रूप में वो अलग हो गया H2O। अब क्या बना है ये देखो,
ये है आपके पास CH3, यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है ना। ये CH3 CH2, ये बंध टूटा हुआ है। अब यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा ही हुआ है, और ये ऑक्सीजन का ये बाकी CH2, तो ये है CH2 और ये CH3। लेकिन अभी भी इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बनी हुई है, 3 बनी हुई है। तो ये लीजिए, ये यहाँ पर फिर से प्लस आ जाएगा। आ गई बात समझ में, यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ ये हो गया। अब तीसरा पद देखो भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये तीसरा पद मैं लिखने जा रही हूँ, ठीक। अब तीसरे पद में, अच्छा एक काम करते हैं, हम यहीं से लिख देते हैं, ये तीसरा पद यहीं है, दोनों चीज़ एक ही बात हो गई। वैसे भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये SN2 रिएक्शन कैसे होगा। अब देखिए, ये आपके पास एक मिला हुआ है, ठीक, इसके पास एक आवेश भी है। कोई भी जो यौगिक है वो अपने आवेश को क्या करना चाहता है, देना चाहता है। वैसे भी अभी ये बाइसल्फेट आयन है, उसी सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइसल्फेट आयन जो है वो आएगा, और इस H+ को उसने हाइड्रोजन दिया था ना, तो वो हाइड्रोजन को बोलेगा भैया तेरे पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तू मेरे को दे दे, मैं भी संतुष्ट, मेरा भी आयन ख़त्म और तुम्हारा भी आयन ख़त्म। तो ये हो गया ख़त्म। तो क्या हुआ, ये प्लस हुआ और माइनस क्या हो गया, H2SO4, है ना। HSO4 आया था, उसने इस हाइड्रोजन को उसके H+ के साथ ले जा लिया और क्या बना दिया H2SO4। अब जो स्पीसीज बची हुई है, यहाँ से अब हम लिख लेते हैं, क्या बचा है, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया ईथर। तो ये है इसकी पूरी केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म। बात आई समझ में। सबसे पहले प्रोटॉन मिला कहाँ से, प्रोटिक अम्ल से, ये इसके ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद ये प्रोटोनेटेड हुआ। अगला जो एल्कोहल है वो इसके साथ, यानी ये दोनों मिलकर ये बना दिए, और इसके बाद ये। अब देखिए, ये वास्तव में ये पूरी मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप में तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये है SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। कैसे, देखो, न्यूक्लियोफाइल कौन कर रहा है, देखिए न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होगा, कौन होगा, जिसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस। अब यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, देखिए पहले ये एल्कोहल प्रोटोनेटेड हुआ, वो खुद धन लाया, अपने ऊपर धन लाया। अब इस धन के ऊपर आक्रमण करेगा कौन, ये है उदासीन, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल उपयोग होता है, कार्य करता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इससे अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, और आकर्षित करके बनाएगा ये। और इसके बाद अब चूंकि देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या अभिक्रिया की जो दर इस पद पर ही निर्भर कर रही है, और इसमें दोनों स्पीसीज की आवश्यकता है, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म होगा। और लास्ट में क्या बन जाएगा, आपका ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। तो ये हो गया आपके रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये मैकेनिज्म जिसमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल काम कर रहा है प्लस अधिकता में है, तो ये SN2 मैकेनिज्म द्वारा ये पूरी अभिक्रिया हो रही है। तो समझ में आया क्या? अगर आया तो वही बात, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, बाय।